नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए पुनः लेकर आए हैं क्लास नंबर 6, जिनमें हम डेली आपके लिए 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिनकी व्याख्या सहित आपको उनको सोल्व करवाते हैं। और हमारा सॉल्यूशन जो है वो कई स्तर तक जो है प्रमाणिकता भरा और सटीक रहता है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जुड़े और एक बार क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसका आनंद उठाएं, और आप उसके बाद में निश्चित रूप से ये सोचोगे कि हमने 20 क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से किए हैं। तो नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल पे जुड़ जाएं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतरीन करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लगभग जो है वो फरवरी एंड तक चलेगी, जिसमें लगभग हम 100 वीडियो कवर करने वाले हैं या 100 वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिससे कि आपके 2000 क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। और 2000 क्वेश्चन सोल्व होंगे तो उनमें से आपका जो है स्ट्राइक रेट ऐसा होना चाहिए कि आपके 60 क्वेश्चन जो है वो 60 के 60 क्वेश्चन आपके इन सॉल्यूशन से, जो 2000 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उन सॉल्यूशन से कंप्लीट हो जाए। तो 2000 क्वेश्चंस आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि रोज के आप 20 क्वेश्चंस आराम से कर सको। और ये जो सॉल्यूशन होता है पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड होता है, पूरा का पूरा ऑथेंटिक होता है, जिसमें प्री जो है तैयारी की जाती है, प्री एक्सरसाइज की जाती है उन क्वेश्चंस की, और उसके बाद में आपके पास डाटा प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बार जुड़ जाएं और अपने जो सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले क्लासमेट्स हैं उनको भी ये सूचना पहुंचाएं कि हमें 2000 क्वेश्चन और 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है कवर करने हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखो, पहला क्वेश्चन है, गेहूं के बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। गेहूं के बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये जो नमी की मात्रा पूछी है इन्होंने, वो किसके लिए पूछी है, भंडारण के लिए पूछी है, कि अगर हम बीज को भंडारित करते हैं तो उसके लिए नमी कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको गेहूं में मॉइस्चर का जो रहता है कि कितने कितने नमी पर कैसे कैसे सीड को रखा जाता है। तो देखो, अगर हम कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो की जाती है कितनी नमी पर, 20 से लेकर के 25% नमी पर की जाती है। उसके बाद में थ्रेसिंग जो की जाती है, थ्रेसिंग जो की जाएगी वो 18 से 20% नमी पर की जाती है। थ्रेसिंग के बाद में हम आगे चलते हैं। अच्छा, थ्रेसिंग जो है वो कई परिस्थितियों में 14 से 15% नमी पर भी हम कर सकते हैं। थ्रेसिंग के बाद में हम आ जाता है भंडारण। भंडारण जो किया जाता है वो 10 से 12% नमी पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि भंडारण जो है वो कितनी नमी पर किया जाएगा या क्या नमी हम रखते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 9 to 10। 9 to 10 जो है वो किसके लिए है, खपरा बीटल से बचने के लिए है। खपरा बीटल से जनरली बचने के लिए हम ज्यादा रखते हैं, पर गेहूं के केस में जो है वो 10 से 11 नमी की मात्रा हम काम में लेंगे, क्योंकि 8 से 12 ये जो है वो मॉडल मॉइस्चर परसेंट है, मॉडल मॉइस्चर परसेंट है। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 से 11% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी संस्तुति नहीं की जाती है। कार्बनिक खेती, कार्बनिक खेती जो होगी उसमें कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन सा पदार्थ उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला दिया हुआ है सीवेज व स्लज। सीवेज मतलब जो नाले का कीचड़ है और नाले का पानी है, सीवेज और स्लज कहलाते हैं। उसके बाद स्लज मतलब जो होता है वो अवपंक होता है। अवपंक मतलब कि कीचड़, ठीक है, मड जो होता है, मार्स जो होता है वो। और सीवेज मतलब नाले का पानी, गंदा पानी जो होगा, नाले का पानी
ये है। दूसरा है अरासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, जो नॉन केमिकल या बायो पेस्टिसाइड जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जैव उर्वरकों का उपयोग और खलियों का प्रयोग। तो हम यहाँ पर जो है इन तीनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसका नहीं कर सकते? सीवेज का, क्योंकि सीवेज में जो है डोमेस्टिक यूज किए गए केमिकल भी जो है उसमें मिले हुए होते हैं, तो हम जो है सीवेज का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। तो कार्बनिक खेती में सीवेज की या स्लज का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपसे ऐसे पूछा जाए कि प्राकृतिक खेती की केस में बात की जाए, प्राकृतिक खेती, वैसे कार्बनिक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर है। अब उस केस में जो है जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, और उस केस में जो है रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी जो है वो एक लैब स्तर पर या इंडस्ट्री स्तर पर तैयार किए जाते हैं। वहां पर केवल हम जो है ये खलियां ही प्रयोग कर सकते हैं, स्लज और सीवेज भी वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की कितनी मात्रा दी जाती है, या कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो जो सिफारिश WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है, वही सिफारिश जो है वो कौन कर रहा है? ICMR भी करता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ क्या दिया गया है। 64 ग्राम पर डे, 64 ग्राम प्रतिदिन, 40 ग्राम प्रतिदिन भी ऑप्शन दिया हुआ है, और 80 ग्राम प्रतिदिन भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। केवल अगर मान लो बात की जाती है पल्सेज की, केवल पल्सेज की बात की जाती है, तो वहां पर आ जाता है आपका 40 ग्राम पर डे। केवल ओनली पल्सेज की बात करेंगे तो, केवल दलहन की बात करेंगे तो 40, पर दलहन प्लस लेग्यूम इन दोनों का अगर प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारे पास कितना आता है? 85, मतलब 80 to 85 जो है ग्राम पर डे। ये संतुष्टि की जाती है या ये सिफारिश की जाती है किसके अकॉर्डिंग? ICR के अकॉर्डिंग। और ICR के अंडर में जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको बताता है कि कितनी कितनी जरूरत है। कुछ जरूरतें मैं आपको इधर बता देता हूं। मिल्क कितना चाहिए? 280 से 300 ग्राम, ठीक है। लीफ वेजिटेबल जो है वो कितनी चाहिए? 120 ग्राम। वेजिटेबल के केस में अगर हम बात करें तो वेजिटेबल हमें कितनी चाहिए? 300 से 400 ग्राम चाहिए। आपको बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा 300 भी मिलेगा, पर जो हम अगर किसी न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो उसने ये दिया हुआ है। उसके बाद में फेट की बात करें तो फेट जो होता है वो कितना? 27 ग्राम पर डे, ये फेट की रिकमेंडेशन होती है। ऐसे ही नट्स की बात करें तो 35 ग्राम जो है वो नट्स हमें देखने को मिलेंगे। फ्रूट्स के केस में बात की जाए तो फ्रूट के केस में 100 को मतलब हम कह सकते हैं कि 90 से लेकर के 120 ग्राम तक जो है वो फ्रूट दिए जा सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट जो रिकमेंडेशन है जो ICMR करता है या WHO करता है वो मैंने यहाँ पर दी गई है। चलो एक और चीज बता देते हैं। अब इसमें क्या आंसर आएगा? तो दलहन को हम यहाँ पर मान रहे हैं ओवरऑल दलहन प्लस लेग्यूम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 ग्राम पर डे राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ओनली पल्सेस की बात करेंगे तो फिर 40 ग्राम पर डे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनोपोडियम मुरेल किस ऋतु का खरपतवार है? तो चीनोपोडियम मुरेल जो है वो किस ऋतु का खरपतवार है? खरपतवार ऑप्शन दे रखे हैं खरीफ, समर ग्रीष्म, रबी और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चीनोपोडियम को क्या कहते हैं? खरबथुआ।
है ना। और गूजवीड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गूजवीड। दूसरी चीज है कि खरपतवार, चिनोपोडियम एल्बम जो है वो वार्षिक खरपतवार है, वार्षिक खरपतवार। और दूसरी चीज है कि ये गेहूं में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और कौन सा है ये, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाला, ठीक है, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। तो मतलब कब बोया जाएगा, रबी में। कब बोया जाएगा, रबी का खरपतवार हो जाएगा। अच्छा, एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, इसको अपनी हाड़ौती भाषा में या लोकल भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, भाबरा। क्या कहते हैं, भाबरा कहते हैं। जनरली हमें सरसों में भी देखने को मिलता है, गेहूं में देखने को मिलता है। तो ये हम चिनोपोडियम मुरेल की बात कर रहे थे, तो चौड़ी पत्ती के लिए अपन क्या काम में ले लेंगे, 2,4-D एस्टर काम में ले लेंगे। 2,4-D एस्टर हम काम में लेंगे, लगभग 650 ml पर हेक्टेयर हम काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, 2,4-D एस्टर काम में लेंगे। क्लियर है यहां तक आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजरे में स्ट्राइगा की रोकथाम के लिए किस निंदानाशी का प्रयोग करते हैं। तो बाजरे में अगर स्ट्राइगा का कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल अगर करना है, तो कौन सा हर्बिसाइड वहां पर काम में लेंगे। तो हर्बिसाइड कौन कौन से दे रखे हैं, पेंडिमिथिलिन दे रखे हैं, बाविस्टीन, मेटाक्लोर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सबसे जरूरी चीज बाविस्टीन तो क्या है, कवकनाशी है, तो इसे तो हम काम में लेंगे नहीं। दूसरा मेटाक्लोर जो है वो किस में काम में लेते हैं, धान में काम में लेते हैं, धान में प्रयोग किया जाता है। अब बचा क्या, पेंडिमिथिलिन। तो राइट आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, पेंडिमिथिलिन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, स्ट्राइगा की रोकथाम के लिए। स्ट्राइगा को मैं आपको बता देता हूं, स्ट्राइगा क्या है, आंशिक जड़ परजीवी है, आंशिक जड़ परजीवी खरपतवार है। तो इसके द्वारा, पेंडिमिथिलिन के द्वारा जो है इसका कंट्रोल बाजरे में और ज्वार में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे रसायन जो, शाकनाशी रसायन जो खरपतवार खत्म करने के काम आते हैं। शाकनाशी क्या होते हैं, ओवरऑल जो मारे जान, जो क्या करते हैं, ओवरऑल वनस्पति को खत्म करते हैं, वो शाकनाशी है। और उनमें से सब कैटेगरी जो उनकी आती है वो वीडीसाइड की भी आती है, जो केवल वीड को ही खत्म करता है। तो कौन कौन से हैं, निमेटिसाइड, मतलब ये तो क्या सूत्रकृमि के लिए आता है, किसके लिए आता है, सूत्रकृमि है। तो दूसरा है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड सभी रसायन, सभी रसायनों को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेस्टिसाइड कह रहे हैं। फंजीसाइड मतलब फफूंदनाशी, फफूंदनाशी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और क्या कहते हैं हम उसको, वीडीसाइड। क्या कहते हैं, वीडीसाइड, खरपतवारनाशी या वीडीसाइड हम उसे कहते हैं। जो शाकनाशी रसायन किसके काम आते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में आते हैं। ये पेस्टिसाइड जो है वो ब्रॉड टर्म है। पेस्टिसाइड जो होता है एक बड़ी टर्म है, और इसी के प्रकार होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके अलावा जो है निमेटिसाइड और मोलिसाइड। ऐसे सब प्रकार किसके प्रकार हैं, पेस्टिसाइड के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। अब आप जो है सरसों के केस में हम बात करेंगे, तो बीज की मात्रा कितनी रखी जाएगी। आपने कहीं कहीं पर पढ़ा होगा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो
ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, इसके लिए भी कोई लॉजिक है क्या? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 10 से 12 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम और 4 से 5 किलोग्राम। तो देखो यहाँ तो अपने को आंसर इजीली मिल ही गया, इजीली मिल गया अपने को यहाँ पर आंसर कि 4 से 5 किलोग्राम जो है वो सरसों की सीड रेट प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्यों रखी जाती है, इसके लिए क्या लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि जिनका टेस्ट वेट जो है, टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार, ऐसी किस्में जिनका परीक्षण भार 3 ग्राम है, उनके लिए सीड रेट क्या काम में लेंगे, 3 से 4 किलोग्राम। और ऐसे जिनका टेस्ट वेट कितना है, 4 ग्राम है, उनके लिए सीड रेट क्या काम में लेते हैं, 506 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो मतलब 3 है तो जस्ट 4 काम में लेंगे और 4 है तो जस्ट 5 काम में लेंगे, तो थोड़ा सा और बड़ा करके काम में लेते हैं। तो ये चीज क्लियर है। तो टेस्ट वेट पे डिपेंड करता है कि सीड रेट क्या रखनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सरसों जो है उसके लिए ढेले वाली भूमि उपयुक्त रहेगी या फाइन सोइल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि बीज जो है वो छोटे आकार के हैं, तो किस प्रकार का भू परिष्करण हम वहां पर करें कि जो है सीड आसानी से ग्रो करे और सीड पर किसी प्रकार की समस्या भविष्य में ना आए या आगे फसल को कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए तो कौन सी प्रकार की मृदा या टेक्सचर हम वहां पर रखते हैं या किस प्रकार के स्ट्रक्चर हम वहां पर रखते हैं। तो ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि सरसों के लिए फाइन सोइल काम में लेंगे या कोर्स सोइल काम में लेंगे या ढेलेदार मिट्टी या बारीक मिट्टी हम काम में लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने को बनता भी है, 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। चलो, तो क्या क्वेश्चन है देखो, गेहूं में सिंचाई निर्धारण मतलब इरिगेशन शेड्यूलिंग जो हम करते हैं कि कब कब हमें सिंचाई करनी है या किस टाइम पे सिंचाई करनी है। तो सिंचाई निर्धारण कैसे कैसे कर सकते हैं हम? तो एक तो हम कर सकते हैं पौधे की दशा देख करके, दूसरा हम करेंगे कैसे, मिट्टी के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, मिट्टी के आधार पर करते हैं। और तीसरा हम करते हैं जलवायु के आधार पर। तो देखो ये सिंचाई निर्धारण जो यहाँ पर दे रखा है कि भाई उपलब्ध जल का जो ह्रास हो रहा है तो वो मिट्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है कि मृदा में कितनी नमी रह जाएगी तब गेहूं में सिंचाई वापस से कर दी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंट, एसएमडी। कि गेहूं की एसएमडी क्या है, गेहूं की एसएमडी क्या है, मतलब गेहूं में जो है उपलब्ध मृदा नमी की कमी, उपलब्ध मृदा नमी की कमी कितनी होनी चाहिए कि हमें गेहूं में पुनः सिंचाई करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उपलब्ध जल की 25% ह्रास होने पर, मतलब इसको हम कहते हैं अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डेफिसिट मतलब उपलब्ध मृदा नमी में कमी, जो मृदा नमी है उसमें कितनी कमी आने पर गेहूं में सिंचाई की जाती है, ये पूछ रहा है। उपलब्ध जल का 50% ह्रास होने पर, उपलब्ध जल का 75% ह्रास होने पर, उपलब्ध जल का 90% ह्रास होने पर। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं गेहूं के केस में आपको बता देता हूँ कि गेहूं के केस में जो है वो कितना 40 से 50% अगर मान लो क्या है ASMD है तो मतलब हम उसमें सिंचाई कर देंगे। दूसरी चीज,
अगर मान लो क्ले मृदा है गेहूं में, कितनी कौन सी मृदा है, क्ले मृदा है, तो उसमें 80% ASMD होना चाहिए। अब आपको नॉर्मली अगर मान लो कि नॉर्मल सोइल है, तो अब हम सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जैसे 75 दिया हुआ है, तो ये किस में होता है, ज्वार में। ज्वार में जो है 75% नमी भी कम हो जाएगी, तब हम सिंचाई करते हैं ज्वार में, ठीक है। और उसके बाद में अगर मान लो कि 25% ही रह जाए कि इतनी सी नमी का हास हो, मतलब उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो कौन सी फसल है, तंबाकू ऐसी फसल है जिसमें कितना परसेंट, 25% जो उपलब्ध मृदा नमी में कमी हो जाती है, तब हम उसमें, तो सबसे जल्दी जल्दी अगर करते हैं तो वो तंबाकू में करते हैं, और सबसे लेट लेट जो इरिगेशन हम करते हैं, शेड्यूल करते हैं, तो वो ज्वार में करते हैं। तो गेहूं जो है वो मीडियम है, तो कितना, 40 से 50। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा आपका, ये अच्छा क्वेश्चन भी था और कॉन्सेप्ट है भी सही, तो आपको याद भी रखना है इस चीज को। अच्छा, इसका जो है कुल जो उपलब्ध जल होता है, जो उसके आधार पर ये निकाला जाता है ASMD। नेक्स्ट बात करते हैं, संभावी वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो ये क्वेश्चन रखने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि PET क्या होता है। PET क्या होता है, वाष्पन प्लस वाष्पोत्सर्जन। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन जो होता है, निश्चित क्षेत्र व निश्चित समय में, तो उसकी जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, PET कहते हैं, पोटेंशियल एवोपोट्रांसपायरेशन। पोटेंशियल, अच्छा ये काम क्या आता है, तो ये काम आता है सिंचाई निर्धारण में। किसमें काम आता है, सिंचाई निर्धारण में काम आता है। और कैसी अप्रोच है ये, जलवायु पर आधारित, जलवायु पर आधारित जो अप्रोच है कि जलवायु में नमी की मात्रा कितनी है उसके आधार पर। अच्छा, इसका पता कैसे लगाते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लाइसीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, लाइसीमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1948 में ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो किसने दिया था, थॉर्नवेट ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। थॉर्नवेट किसने दिया था, थॉर्नवेट ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की किस्म है। गौरव जो है वो किस फसल की किस्म है, इसके बारे में बात करते हैं। केवल गौरव, ओनली गौरव यहाँ पर बोला है, तो गौरव जो है वो सोयाबीन की किस्म भी है पर उसका नाम अलग है, और चने की किस्म भी है। तो यहाँ पर हम गौरव को कहाँ राइट मानेंगे, सोयाबीन का नहीं मान करके चना में मानेंगे। तो चने की किस्म है गौरव, जो क्या है, उकटा व झुलसा प्रतिरोधी है। कैसी है, उकटा व झुलसा प्रतिरोधी किस्म होती है, जो किसकी है, चने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहन जो फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, दलहनों में क्या पाया जाता है, जो जीवाणु का नाम है वो है राइजोबियम। चलो, अभी हमें यह पता है कि दलहन में कौन सा जीवाणु रहता है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या है। राइजो मतलब क्या होता है, जड़, जड़ से संबंधित। किससे संबंधित है, राइजो मतलब क्या होता है, जड़ से संबंधित। जैसे कि माइकोराइजा, माइको मतलब फंगस और राइजा मतलब रूट। तो जड़, कवक फफूंद, जिसे फफूंद जड़ कहते हैं, कवक मूल कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं, कवक मूल। तो राइजो मतलब क्या होता है, जड़ होता है। तो सिंपल सी चीज है, राइजोबियम कहाँ रहेगा, जड़ों में रहेगा। कहाँ रहता है, जड़ों में। अच्छा, दलहनी फसलों की जड़ों में ही क्यों रहता है, क्योंकि क्या है, दलहनी फसलें जो है
एक विशेष प्रकार के केमिकल का स्त्राव करती है जिनका नाम है फ्लेवेनॉइड और आइसोफ्लेवेनॉइड। उसके कारण जो है दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु रहता है और गांठों का निर्माण करता है, जो कि पौधे की कोशिकाओं से बिल्कुल सेपरेट रहती है और उसी के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है और उसी के अंदर जो है लेग हीमोग्लोबिन भी वर्क करता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल की, वो किस में बदल जाती है, NH3 अमोनिया के दो अणुओं में बदल जाती है। दो अमोनिया के अणु प्राप्त हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज और है कि राइजोबियम की अलग अलग दलहन में अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। सभी दलहन में ये ऐसा नहीं होता नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पर ज्यादातर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? तो जल उपयोग दक्षता जो है, वाटर यूज इफिशियंसी, तो दो चीजों के लिए होती है ये वाटर यूज इफिशियंसी। दो चीजों के लिए, एक तो किसके लिए, क्रॉप के लिए, मतलब फसल के लिए, फसल जल उपयोग दक्षता। दूसरा है फील्ड, किसके लिए होगी, फील्ड के लिए, मतलब खेत जल उपयोग दक्षता। तो देखो फॉर्मूला क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र की बात है, जो उपज मिलती है किसके कंपैरिजन में मिले, अगर मान लो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर अगर हम निकालते हैं तो वो तो क्या हो जाती है आपकी, y उपज बटा वाष्पन वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, y अपॉन ET, तो क्या हो जाता है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फील्ड की, खेत की, तो y अपॉन उपज किसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम, वाटर रिक्वायरमेंट अपॉन 100। ठीक है, y यहां पर क्या है, उपज है दोनों जगह, और ये है जल मांग, और ये है यहां पर वाष्पन प्लस वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो देखो फसल के केस में तो उसने पूछा नहीं है, फसल के केस में उसने नहीं पूछा, उसने पूछा किसके केस में है, भूमि के केस में। किसके केस में पूछा है, भूमि के केस में पूछा है कि कौन सी पद्धति है, क्या क्यारी विधि काम में लें, सीमांत पट्टी विधि काम में लें, बौछारी विधि काम में लें, या बूंद बूंद विधि काम में लें, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी विधि में सर्वाधिक होती है ये पूछा है। चलो अब देख लेते हैं वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में। फसल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो किसकी है, रागी की है, अप्रोक्स 13.2। अब 13.2 क्या है, तो इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई होती है उपज प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्या होगी, उपज प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। ये इकाई इसमें हम प्रदर्शित करते हैं क्योंकि y कौन क्या है, जल की मात्रा है। क्या है, जल की मात्रा। अब हम देख लेते सबसे कम जो है वो धान की होती है। किसकी होती है, धान की। ये तो फसल के संदर्भ में बात कर ली। अब हम आ जाते हैं फील्ड पे। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनमें जो है उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। वैसे तो आपको इसमें समझ में आ ही रहा है कि सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता कौन सी विधि की है। तो सर्वाधिक किसकी होती है, बूंद बूंद सिंचाई की होती है। किसकी होती है, बूंद बूंद सिंचाई की, जिसकी कितनी होती है 85 से लेकर के 95% तक। कितनी होती है इसकी दक्षता, 85 से लेकर के 95 तक होती है। उसके बाद में 75 से लेकर के 85% किसकी होती है, स्प्रिंकलर की होती है। और सबसे कम जो होती है वो 20 से 22, कितनी होगी, 20 से 25% जो होती है वो किसकी होती है, बाढ़कृत सिंचाई। बाढ़कृत सिंचाई की जल उपयोग दक्षता होती है भूमि में, बाढ़कृत सिंचाई में होगी। वैसे ही हम बात करें क्यारी में, तो क्यारी में हमारे पास जो होती है वो होती है, क्यारी में 60 से 65%। और अगर हम बात करें कूड़ विधि में, तो कूड़ विधि में 65 से 70% होती है। तो देखो
मैंने आपको जनरली ज्यादातर चीजें तो बता दी है यहाँ पर, तो कौन सी विधि यहाँ पर देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं। तो क्यारी विधि में कितनी है, 60 से 65 है। सीमांत पट्टी विधि, ये क्यारी विधि से पहला रूप है। इसमें क्या करते हैं, पूरे खेत में हम क्यारियां मतलब जो है पूरे खेत में बनाते हैं, इस मेड़ से लेकर के उस मेड़ तक। तो इसमें जो है जल उपयोग दक्षता यहाँ दी हुई हिसाब से सबसे कम होगी। मतलब सीमांत पट्टी विधि में होती है 50 से 60%। कितनी होती है, 50 से 60। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, सीमांत पट्टी विधि। बौछारी विधि मैंने आपको बताई दिया 75 से 85 है। बूंद बूंद में कितनी है, 85 से 95 है। तो सबसे कम जो होती है वो तो होती है बाढ़कृत सिंचाई में, और सबसे ज्यादा जो होती है वो किसमें होती है, बूंद बूंद या ट्रिकल इरिगेशन में। मतलब आप कह सकते हैं इसको बूंद बूंद या ट्रिकल इरिगेशन को हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती है। फसलों में अंतःसस्य क्रिया जो है वो क्या बढ़ाती है। अंतःसस्य क्या होता है, एक तो होता है अंतःसस्य और एक होता है अंतरासस्य। अंतरासस्य अंतरासस्य जो है फसल के दौरान, और अंतःसस्य होता है दो फसलों के बीच। तो अंतरासस्य क्या होगा, दो फसलों के बीच का समय होगा। तो वो क्या बढ़ाता है, जल निकास दक्षता, जल अवशोषण, जल उपयोग दक्षता और वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। तो देखो जल उपयोग दक्षता तो पौधे के ऊपर डिपेंड करती है, और वाष्पन वाष्पोत्सर्जन भी किसके ऊपर, पौधे के ऊपर डिपेंड होता है। अब आ जाता है जल निकास दक्षता बढ़ाता है ये जल अवशोषण। तो देखो अगर मान लो अंतरासस्य की बात की जाए तो जल अवशोषण बढ़ाता है, और अंतःसस्य की बात करें तो जल निकास दक्षता को बढ़ाता है। क्योंकि अंतःसस्य में हम क्या करते हैं, जल निकास का कार्य करते हैं, या गर्मियों के मौसम में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर अंतःसस्य क्रियाओं में जल निकास बढ़ता है और अंतरासस्य में क्या बढ़ता है, जल अवशोषण। पर यहाँ अंतरासस्य वो पूछना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल अवशोषण होगा। क्योंकि ये जो पूछना चाह रहा है, यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, अंतरासस्य। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया हुआ है, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। अगर मान लो लवणीय दशा है तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जहां लवणीय पानी होता है, अगर बात हो पानी की, तो कौन सी विधि काम में आएगी, विधि काम में आएगी वहां पर ड्रिप। क्या काम में आएगी, ड्रिप काम में आएगी। और अगर मान लो मिट्टी की बात कर रहे हैं कि मिट्टी लवणीय है, तो फिर क्या काम आएगी, फ्लड, बाढ़कृत सिंचाई काम में वहां पर आएगी। तो ये क्या पूछ रहा है, पानी पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बूंद बूंद सिंचाई। कौन सी सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई हो जाएगी। अगर मान लो वो मिट्टी के केस में बात करता तो हमारे पास क्या आ जाता, बाढ़कृत विधि काम में आ जाती। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। ये चीज याद रखो कि अगर पानी लवणीय है तो ड्रिप, और अगर मिट्टी लवणीय है तो बाढ़कृत सिंचाई विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सोयाबीन क्या है, सोयाबीन क्या है, सोयाबीन जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पैदा होने वाली तिलहन फसल भी है, पर इसको जो है दलहन भी कहा जाता है। तो ये क्या है, तिलहन व दलहन दोनों है। ऐसी फसल है जो तिलहन भी है और दलहन भी है। मतलब इसकी दाल होती है, मतलब इसे जो है क्या कहा जाता है, लेग्यूम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेग्यूम क्रॉप भी है। और उसके बाद में ऑयल सीड है, क्योंकि इसमें जो है ऑयल की मात्रा कितनी होती है,
ऑयल की मात्रा जो है वो 20% होती है। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो किया जाता है वेजिटेबल ऑयल, सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किससे किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल सबसे ज्यादा जो अगर तैयार किया जाता है तो वो सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अमेरिका की मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, इसे येलो ज्वेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में दो मध्यकालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है? देखो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऋतुमय मतलब हीट। हीट तो क्या होता है? हीट मतलब होता है मध्यकाल। क्या होता है? मध्यकाल। जिस टाइम पे मादा पशु जो है वो संभोग की इच्छुक रहती है। उसके बाद में दे रखा है डायस्ट्रस, ये भी क्या है? मध्यकाल का प्रकार, मध्यकाल का प्रकार। उसके बाद में दे रखा है यौवनावस्था। यौवनावस्था नहीं कहा जाता, यौवनावस्था प्यूबर्टी पीरियड होता है, जब वो कंसीव करने के लायक हो जाती है, उसे यौवनावस्था कहते हैं। और उसे कहते हैं हम मध्यचक्र। क्या कहते हैं? मध्यचक्र। तो दो मध्यकालों के बीच की अवस्था को मध्यचक्र कहते हैं, जो कि गाय, भैंस, बकरी में कितने दिन का होता है? 21 दिन का ये देखने को हमें मिलता है। और 16 से 17 दिन का जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? भेड़ में देखने को मिलता है। क्लियर होगा? नेक्स्ट, इक्रिसेट की स्थापना किनकी आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है? इक्रिसेट के केस में आपको बता देता हूं, भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान, भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जो कि कहां पर स्थित है? पट्टनचेरू, हैदराबाद। पट्टनचेरू हैदराबाद में स्थित है। अब इसमें जो इक्रिसेट में जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है अंत में अर्ध शुष्क। क्या लिखा हुआ है? अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड ट्रॉपिक। इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो यहाँ पर हमें अर्ध शुष्क फसलें देखनी है कि कौन सी फसलें हैं जो अर्ध शुष्क है। तो बाजरा, चारा, अरहर, मक्का, सरसों, गेहूं, कपास, चना। बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये अर्ध शुष्क में नहीं आते। छह जो है सिंचाइयां इनमें करनी पड़ती है गेहूं वगैरह में। उसके बाद में सोयाबीन खरीफ की फसल है, चारा, कपास, चना। अच्छा, कपास भी जो है वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। उसके बाद में मक्का, चावल, गेहूं और आलू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सूखे चारे, जैसे कि हम चारा का मतलब यहाँ पर क्या है? ज्वार। क्या है? ज्वार। तो देखो बाजरा, ज्वार, अरहर, मक्का, ये तीनों पानी की कमी में किए जा सकते हैं। इन तीनों पर जो है, अच्छा कोर सीरियल पर ये काम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बाजरा, ज्वार, अरहर और मक्का राइट आंसर आ जाएगा। इनकी आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर कितनी होती है? तो गन्ने की बीज दर जो होती है वो, गन्ने के बीज को हम क्या कहते हैं? सेड्स। क्या कहते हैं? सेड्स कहते हैं। और कितने सेड्स काम में लेंगे ये तय होता है बड के आधार पर। बड, उसमें जो आंख लगी होती है उसे हम बड कहते हैं। तो जैसे 2 आंख वाला है और एक है 3 बड वाला, तो 3 बड वाले तो कितनी रेट होती है 3 बड वालों की? तो 40 से 50 हजार। और 2 बड वालों की कितनी होती है? 70 से 80 हजार। तो देखो यहां पर उसने सिंपल तौर पे क्या पूछा होगा? 3 बड वाला ही पूछा है।
क्योंकि 2 वर्ड वाले का तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 से 50,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लिए जाते हैं। और कितने पुराने होने चाहिए, जो 3 बर्ड हम काम में ले रहे हैं वो 8 से 10 माह पुराने, कितने पुराने होने चाहिए, 8 से 10 माह पुराने होने चाहिए अगर हम काम में ले रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर सन दिया हुआ है 1939, तो ऑप्शन है डॉक्टर संपत कुमारन, के एल चड्डा, नॉरफॉर्क और एच एच बेनेट। तो मैं आपको बता देता हूँ, एआई जो होता है कृत्रिम तरीके से सीमन को महिला के अंग में प्रवेश कराया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इससे कि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एनिमल्स में हम जो है इस विधि से ज्यादा हम बछड़े प्राप्त कर सकते हैं। देखो कृत्रिम गर्भाधान जो, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं अपन, तो हिस्ट्री में क्या कहता है कि कृत्रिम गर्भाधान जो लगभग स्टार्ट हुआ है वो 1300 एडी में इसका प्रयोग किया था किसी ने, ठीक है, पर वो ऐसा सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद में जो है 1777 में पहली बार जो एआई हुआ, सफल हुआ, वो किसने किया था, एल स्पेलेंजानी। किसने किया, एल स्पेलेंजानी ने किया। किसमें, पहले तो उसने किसमें किया, रेप्टाइल में, रेप्टाइल मतलब सरीसृप में, और फिर उसके बाद में किसमें किया उसने, एक कुतिया में ये कार्य किया और वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में भारत में जो है वो सबसे पहले 1939 में कहाँ पर हुआ था, मैसूर फार्म में। कहाँ पर, मैसूर फार्म, जो कि एक प्राइवेट फार्म था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है 1942 में ये IVRI में प्रारंभ हुआ। तो मैसूर फार्म पे सबसे पहले किसने किया था, ये डॉक्टर संपत कुमार ने, डॉक्टर संपत कुमार ने सबसे पहले भारत में एआई किया सक्सेसफुल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गाय के दूध में हल्का पीलापन, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है। तो गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है, ऑप्शन दे रखे हैं, केसीन, लैक्टोज, केरोटीन और वसा। तो केरोटीन के कारण जो है उसमें हल्का पीलापन होता है। केरोटीन मतलब कि बीटा कैरोटीन जो होता है ये पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन अगर मान लो पूरी तरह से कलरलेस विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। अगर पूरी तरह से, पूरी तरह किस में होता है, भैंस में, किस में होता है, भैंस में होता है। और आंशिक जो होता है वो आंशिक कन्वर्ट जो होता है वो किस में होता है, वो गाय में होता है। तो गाय के दूध का रंग इसीलिए कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। और भैंस के दूध का कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, क्योंकि विटामिन बीटा कैरोटीन जो है वो कलरलेस विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि केसीन का जो है दूध की सफेदी में क्या रोल है, क्योंकि कई किताबों में हमें पढ़ते हैं कि दूध का सफेद रंग जो है वो केसीन के कारण होता है। तो हमें जनरली भैंस का दूध जो है बिल्कुल साफ दिखाई देता है और उसमें से फैट निकाल लेते हैं तो वो ग्रीनिश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीनिश सा हो जाता है। तो आपको बताना है कि केसीन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या नहीं निभाता है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन की, अच्छा हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन था वो था केसीन वाला। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से जुड़ा करें और इसे देखा करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट जो है, हमारा जो टारगेट है इस सीरीज को लाने का, वो टारगेट है 60 आउट ऑफ 60। क्या टारगेट है,
60 आउट ऑफ 60 है। और हम कुल कितने वीडियो लेकर आने वाले हैं, 100, और 100 को हम 20 क्वेश्चन से गुणा करते हैं तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 2000 होंगे। इससे आपकी जो है स्ट्राइक रेट जो आएगी, मतलब 60 में से 60 क्वेश्चन जो है वो आपके राइट होने के चांस ज़्यादा है, मतलब 100% स्ट्राइक रेट आएगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद।